गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली टर्न पर अपन ने ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का जो अपना फर्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उसकी प्रिपरेशंस और उनकी क्लासिफिकेशंस के बारे में स्टडी किया था। और अपने को ये पता है कि क्लासिफिकेशन अपन ने 3 तरीके से की थी। आधे जो एक क्लासिफिकेशन थी फर्स्ट क्लासिफिकेशन, उसके अनुसार इनको मेन ग्रुप एलिमेंट्स या मेन ग्रुप ऑर्गेनो ट्रांजिशन एलिमेंट्स और दूसरे जो है उसी के बेसिस पे ट्रांजिशन एनिल ग्रुप ऑर्गेनो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के रूप में अपन ने डिस्कस किया था। बेसिकली यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड उपस्थित होता है, या ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनमें मेटल जो है वो कार्बन के कोई भी कंपाउंड के साथ बॉन्डेड रहता है, और ये कार्बन कंपाउंड सिंगल बॉन्डेड भी हो सकता है, डबल बॉन्डेड या अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, और दूसरे ग्रुप्स के रूप में भी उपस्थित हो सकता है। तो अब अपने को स्टेबिलिटी और ट्रांजिशन मेटल हाइड्रोकार्बाइल्स मतलब मेटल और कार्बन बॉन्ड यदि उपस्थित है और यहाँ पर जो मेटल है वो ट्रांजिशन मेटल है, मेन ग्रुप मेटल ना होकर के अगर ट्रांजिशन मेटल है, तो उनकी स्टेबिलिटी किस तरीके से और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इनकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में यहाँ पर अपने को डिस्कस करना है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, compared to the main group hydrocarbons, the transition metal analogues are generally less stable, although the instability is mainly due to kinetic rather than thermodynamic factors. आपने थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में पहले पढ़ा होगा कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या है और काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या है। इसको डिस्कस करने के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ये कैसे, ये स्टेबिलिटी ये पता लगाती है या ये बताती है अपने को कि रिएक्शन कितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, अर्थात फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब सीधी तरफ, जैसे प्रोडक्ट्स कितनी बनेंगे उस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर दिस स्टेबिलिटी और थर्मोडायनेमिक जो स्टेबिलिटी है वो रिएक्शन एनर्जी पर निर्भर करती है। रिएक्शन एनर्जी क्या है? रिएक्शन एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट एंड द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। तो इन दोनों के डिफरेंस में जो एनर्जी आएगी दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन एनर्जी, और थर्मोडायनेमिक जो एनर्जी है या थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। इसके अपोजिट बिल्कुल है काइनेटिक स्टेबिलिटी। काइनेटिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? इसमें दो टर्म्स आती हैं, इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस या इनर्ट एंड लेबाइल। बेसिकली इसका मतलब क्या है? इफ अ रिएक्शन इज कंप्लीटेड विद इन 1 मिनट, मतलब क्या हुआ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, इसके आधार पर अपन लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस या स्टेबिलिटी डिस्कस करते हैं। अगर ये 1 मिनट के अंदर रिएक्शन हो जाती है तो इसे अपन कहते हैं लेबाइल, और यदि ये रिएक्शन उस निर्धारित समय में या गिवन टाइम में नहीं होती then it is called as inert. Now on what it depends? It depends upon the activation energy. That means what? The difference between the reactant and the activated complex energy. आपने पढ़ा होगा ना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एनर्जी। अपन एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें कि हाई जो पीक होता है दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एनर्जी। अगर एक्टिवेटेड या एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो जो कॉम्प्लेक्स है वो अधिक इनर्ट होता है, और यदि ये कम होती है तो कॉम्प्लेक्स जो है वो लेबाइल होता है। तो इस प्रकार थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटीज जो हैं ये विस्तृत रूप से आपने पहले पढ़ लिया है, तो उसके आधार पर अपन इन कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी डिस्कस करते हैं। नाउ द मेन
bond या metal and carbon bond in the transition metal hydrocarbons is also a strong metal carbide is also as strong as it is in the case of main group metal hydrocarbons. यहाँ पर ये देखना है कि alkyl और aryl groups which are present here they are one electron system या इनको अपन कहते हैं monohaptoligands. So they resemble very much to the hydrogen or to the halogen in the presence of unpaired electron. जैसे unpaired electron hydrogen और halogen में एक unpaired electron उपस्थित होता है, उसी की तरह ये alkyl और aryl groups one electron ligand की तरह कार्य करते हैं. So if H or X या halogen they also combine with the metal atom sharing their unpaired electrons to form metal or alkyl radicals or metal or alkyl compounds, then we can say that the bond is stable. Now the nature of the metal and carbon bond. ना जो metal और carbon bond है ये किस किस पर डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स पर निर्भर करता है. तो फर्स्ट फैक्टर जो है इसका वो है फर्स्ट फैक्टर जो अपने को इसमें स्टडी करना है, दिस इज एम और सी सॉरी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन अभी मैंने डिस्कस करी थी वो वाली यहाँ पर रिएक्शन मेटल अल्काइल्स और मेटल एराइल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पर स्टेबिलिटी के बारे में जो अपन अब डिस्कस करेंगे, तो स्टेबिलिटी में ये है कि नेचर ऑफ बॉन्ड. Nature of the bond depends on the basis of electronegativity of the metal. It may vary from purely ionic to purely covalent complexes. Purely ionic भी हो सकते हैं और purely covalent complexes भी हो सकते हैं. जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में ये डिस्कस किया है कि यहाँ पर कोवेलेंट और पोलर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेटल का और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्गेनिक ग्रुप का दोनों शेयर करके इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. अब यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बन इज 2.5 और ऑर्गेनिक ग्रुप की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या मेटल एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज लेस देन कार्बन. सो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और मेटल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है and then the bond becomes polar. M and C bond becomes polar. Now this polarity of metal and carbon bond, it depends upon the hydrocarbon radical which is attached to the metal atom. जो कि metal atom से attached है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या उसकी पोलैरिटी पर भी निर्भर करती है. अब यहाँ पर ये है कि हाइड्रोजन के अलावा और भी अगर कोई ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंस है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इस पॉइंट में अपने को ये डिस्कस करना है कि अगर कार्बन पर सारे हाइड्रोजन एटम उपस्थित हैं या सारे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं, देन इट विल मेक इट मोर पॉजिटिव एज कंपेयर टू अगर उसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप उपस्थित होता है तो कार्बन बिकम्स मोर नेगेटिव एंड when the carbon becomes more negative, the M and C bond becomes polar and the complex becomes stable. For example, अब यहाँ पर एग्जाम्पल अपन ने लिया है, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है CH3CO5, एक मिथाइल ग्रुप है और 5 CO लिगेंड्स यहाँ पर उपस्थित हैं. ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये केवल -20 डिग्री तक ही स्टेबल है, जबकि अगर इस हाइड्रोजन एटम को F द्वारा प्रतिस्थापित कर दें या F द्वारा सब्स्टिट्यूटेड कर दें तो देन इट बिकम्स CF3COCO5 और दिस कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल अप टू 91 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये स्टेबल होता है. तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपन हाइड्रोजन एटम को किसी भी ऑर्गेनिक ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दें तो वहां पर इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. सेकेंड पॉइंट जो है यहाँ पर कि अगर पॉजिटिव चार्ज मेटल एटम का इंक्रीज होता है, इफ we increase the positive charge on the metal atom, then it contracts the d orbital, which decreasing the non-bonding interaction, increases better overlap between the bonding metal d orbital and the ligand orbitals. तो इससे भी
अपना जो ये है यहाँ बॉन्ड जो है, देन इट बिकम्स मोर स्टेबल। नेक्स्ट जो है, ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स या कॉम्प्लेक्सेस दे आर मोर स्टेबल ड्यूरिंग द सिंथेसिस। जैसे अपन ने यहाँ कहा है कि जो पॉइंट अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि सपोज मेटल एटम के चारों तरफ अलग अलग लिगेंड्स उपस्थित हैं। अगर इन लिगेंड्स में से अलग अलग जो लिगेंड्स हैं उनमें हाइड्रोकार्बन के अलावा कोई ऐसी लिगेंड भी उपस्थित हो जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करती है मेटल के चारों तरफ, ठीक है। अगर मेटल के चारों तरफ अलग अलग लिगेंड्स उपस्थित हैं, फॉर एग्जांपल एक C2H5 लिगेंड उपस्थित है और बाकी CO लिगेंड्स उपस्थित हैं, तो ये जो CO लिगेंड्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं, अर्थात पाई बॉन्डिंग की यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। पाई बॉन्डिंग कौन सा बॉन्ड है यहाँ पर? बैक बॉन्डिंग। तो देन दिस आल्सो इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल एंड कार्बन बॉन्ड। So if there are groups which can afford back bonding, then those complexes are more stable as compared to the simple hydrocarbons. For example, अब यहाँ पर देखिए आप, जो अपन ने एग्जाम्पल लिया है वो है मैग्नीज का। मैग्नीज में we have taken C2H5 and CO5 ligands. These are the two ligands which we are taking here. As ये भी क्योंकि यहाँ पर इंस्टेड ऑफ हाइड्रोकार्बन केवल हाइड्रोकार्बन लेने की जगह पर CO लिगेंड भी दी हुई है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है। इसी तरीके से अगर CO5MnMO मोलिब्डेनम का अगर अपन कॉम्प्लेक्स लेते हैं और वहाँ पर CO के साथ साथ C5H5 लिगेंड भी अगर प्रेजेंट है, तो why they are more stable? Because they are able to form the back bonding, and when they are able to form the back bonding, the electron will be transferred to these ligands and the metal will become positively charged. So these are the certain factors on which the metal ligand stability increases. Chelating complexes आपको पहले ही पता है, those complexes which are able to form chelates, they are also highly stable, and so those metal and carbon complexes or organo transition metal complexes will be more stable, which are able to form the chelates. Lastly, ये है कि suppose the metal is same, if the energy increases value, then the interesting observation of higher value of E for M and C compared to that for MC bond could probably be ascribed to greater steric effect of the latter. That is steric effect also. अगर steric effect ज़्यादा है, then the molecule will become unstable as compared to those in which the steric energy is less. तो ये फैक्टर्स हैं जो कि मेटल और कार्बन या ऑर्गेनो ट्रांजिशन